हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। एजुकेशन को समर्पित इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक आभार। हमारे यूट्यूब फैमिली पर 65 मेंबर हो चुके हैं, 65 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी प्रकार आपका प्यार बना रहा तो हम आपके लिए ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट लगातार लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एनजे मोटिव चैनल पर। आज मैं लेकर आ चुका हूँ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर 2 सितंबर को होगा, जो उसकी यूनिट 4 का शारीरिक विकास से संबंधित ऑल टोटल चुनिंदा निचोड़, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए 2 सितंबर के दिन के लिए। आपके लिए वो दिन अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, इसके लिए तो चलिए चलते हैं शारीरिक विकास यूनिट की तरफ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि। वृद्धि से आप क्या समझते हो दोस्तों। वृद्धि से आशय है बच्चे के शारीरिक शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तन, यथा लंबाई में परिवर्तन, भार में परिवर्तन और शरीर के अंगों के आकार एवं संरचना में वृद्धि। दोस्तों, वृद्धि से आशय है परिमाणात्मक परिवर्तन से यथार्थ लंबाई, भार एवं शरीर के अंगों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन ही वृद्धि है। वृद्धि अब अनेक कारकों से प्रभावित होती है दोस्तों, जैसे पोषण है, बच्चे को कैसा पोषण मिल रहा है, कैसा भोजन मिल रहा है, भोजन में कौन कौन से सारे तत्व मिल नहीं रहे हैं या मिल रहे हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वर्षा है, आदि तत्वों का बराबर ढंग से मिलना पोषण जो वृद्धि में अपना अहम रोल अदा करता है। आगे स्वास्थ्य, बच्चा स्वस्थ रहता है कि बीमार रहता है, कि कैसे उसकी वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है। अगर वो बीमार रह रहा है तो उसकी वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि का आशय ये नहीं कि वृद्धि धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक वृद्धि भी होगी। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसकी वृद्धि ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे कि सामान्यतः वृद्धि का परंपरागत प्राचीन काल से जो अर्थ लगाया जाता था वो था अर्थ धनात्मक विकास से, लेकिन अभी जो अर्थ लगाया जाता है वो अर्थ धनात्मक नहीं, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो दोस्तों, पोषण, स्वास्थ्य और आनुवंशिकता अपने आप में बहुत अहम रोल निभाती है, कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चे की वृद्धि को। आनुवंशिकता। नेक्स्ट है परिपक्वता बच्चे की वह स्वाभाविक वृद्धि है। परिपक्वता बच्चे की वह स्वाभाविक वृद्धि है जो बिना किसी विशेष परिस्थिति जैसे शिक्षा अथवा अभ्यास आदि भी एक निश्चित समय तक चलती है। परिपक्वता एक जैविक सुनियोजित संरचना है जो उस जीव की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। परिपक्वता के उपरांत जीव की अंतर्निहित संभाव्य क्षमताएं कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है। अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में परिपक्वता पूर्णता को प्राप्त कर जाती है। अब परिपक्वता के लिए आपको किसी भी शिक्षा या अभ्यास की जरूरत कम ही पड़ती है। एक निश्चित उम्र के अनुसार बालक में परिपक्वता आ ही जाती है। जैसे आप 2 वर्ष के बच्चे के लिए, आप 2 वर्ष के बच्चे को किसी भी तरह से साइकिल सिखाने का प्रयास करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आएगी, लेकिन जबकि अगर आप 4 वर्ष के बच्चे को अगर उसी तरह से साइकिल सिखाने का प्रयास करवाते हो, अभ्यास करवाते हो, तो वो बहुत ही जल्दी से अपने इस कौशल को परिपक्वता में तक पहुंच जाएगा। इसलिए अभ्यास और शिक्षा से अधिक परिपक्वता में आयु और अनुभव का रोल होता है। तो परिपक्वता प्राप्त करने के लिए अभ्यास और शिक्षा जैसे तत्वों की जरूरत कम ही होती है। और परिपक्वता प्राप्त करने के बाद आप अपने अंतर्निहित क्षमताओं और कार्यात्मक तत्परताओं की स्टेज में टॉप पर पहुंच जाते हो, परिपक्व मैच्योर हो जाते हो। अब आपके नेक्स्ट है कि गामक विकास क्या होता है। गामक विकास फ्रेंड्स वो होता है जो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता जिस विकास के द्वारा आती है वह गामक विकास कहलाता है। शरीर की सभी मांसपेशियों को कंट्रोल करने की क्षमता जिस विकास के द्वारा आती है उस विकास को साइकोलॉजी की भाषा में गामक विकास कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को फेंकना है, पकड़ना है, लिखना है, उपकरणों का प्रयोग करना है,
इसमें हम अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता, अगर हमारी मांसपेशियां नियंत्रित नहीं होगी तो हम किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएंगे, फेंकेंगे नहीं पाएंगे। लिखने के लिए हमें दोनों उंगलियों के बीच में पेन को पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी हमारी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अगर हमारी मांसपेशियां अनियंत्रित है तो हमें पेन पकड़ने में अड़चन आएगी, किसी भी उपकरण का उपयोग करने में अड़चन आएगी। दोस्तों, इस प्रश्न के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वृद्धि एवं विकास में अंतर। सामान्यतः वृद्धि एवं विकास को एक ही रूप में समझा जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल इसमें डिफरेंस, बहुत गहरा डिफरेंस है, बहुत ही गहरा अंतर है, जो कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ जुड़े रहकर। वृद्धि क्या है दोस्तों? विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि विशेष आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सेकंड अंतर है, प्राय व्यक्ति के कद, भार और शरीर आदि में आए परिवर्तनों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति वृद्धि में होती है, और जब गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति विकास में होती है। वृद्धि विकास का ही एक चरण है, वृद्धि विकास का ही एक चरण है, जबकि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। फोर्थ, परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकता है, जबकि विकास में परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करती है वृद्धि। वृद्धि क्या करती है? केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करती है, जबकि विकास संपूर्ण पक्षों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के परिवर्तनों को संयुक्त रूप में प्रकट करता है। दोस्तों, इस प्रश्न के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वृद्धि एवं विकास पूरा सिलेबस कर पाना अभी न के बराबर संभावना है, तो मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा और एग्जाम में आने के संभाव्य क्वेश्चनों का पिटारा लेकर आया हूं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में आगे से आगे वायरल कर दे, ताकि 2 सितंबर को वो एग्जाम में धमाका कर सके। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गामक विकास की क्रिया किस ओर संचालित होती है? तो इसका उत्तर होगा सरल से जटिल की ओर संचालित होती है, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना गामक विकास की क्रिया इस दिशा में संचालित होती है। अब गामक विकास में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्भरता होती है। स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्भरता है। गामक कुशलता के लिए परिपक्वता आवश्यक है। गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे? गामक विकास एक निश्चित दिशा में होता है, जिसके द्वारा सिर के पास वाले शारीरिक अंगों में गामक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि दूर के अंगों में ये बाद में होता है। इसलिए यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। प्रारंभिक अवस्था में यदि किसी वस्तु को पकड़ना है तो बच्चे अपनी भुजाओं एवं बाहों के पास लाता है, बाद में कलाई व अंगुलियों से ही ये काम कर पाता है। नेक्स्ट विशेषताएं, गामक विकास की अवस्थाओं का पूर्व निर्धारित होना। गामक विकास और व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हैं। गामक विकास के तौर पर व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। किन्हीं बच्चों में शारीरिक अपंगता या शारीरिक कमजोरी के कारण वो दूसरे बच्चों के बराबर गामक विकास में सफल नहीं हो पाते हैं। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन होगा, गामक कौशल को 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना। मैं आपके लिए फालतू के प्रश्न लेकर नहीं आया हूँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुनिंदा मेहनत करके प्रश्न बनाए हैं। मैंने हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। गामक कौशल को 2 भागों में बांटा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। क्या दोस्तों? स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल के उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे सिर को ऊपर उठाना है, धारण शक्ति है, किसी चीज को धारण करना। नवजात शिशु में धारण क्रिया शुरू हो जाती है, वह अपनी अंगुलियों को खोलता है, बंद करता है। 6 माह में वह वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है और 2.5 वर्ष की आयु तक उसमें हल्की वस्तु को पकड़ने की क्षमता आ ही जाती है। अब बैठना भी स्थूल गामक कौशल है, जो कि सामान्य बच्चा 4 माह का होता है तब बैठने का प्रयास करता है, और 6-7 माह का बच्चा बिना सहारे बैठ भी सकता है। अब आगे हैं लुढ़कना, सरकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, चलना, लांग कर चलना, चढ़ना, पकड़ना, दौड़ना, कूदना, उछलना, फुदकना। ये सभी
स्थूलगामक कौशल है। स्थूलगामक कौशल की क्या विशेषता है दोस्तों कि स्थूलगामक कौशल के विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे बच्चे गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। उदाहरण तो आपने सुन ही लिए होंगे, सिर को ऊपर उठाना है, धारण शक्ति है, बैठना है, लुढ़कना है, सरकना है, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, चलना, लांग कर चलना, चढ़ना, पकड़ना, दौड़ना, कूदना, उछलना, फुदकना आदि। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है गामक कौशल का, जो है सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म गामक कौशल। अब सूक्ष्म गामक कौशल का क्या नियम है कि सूक्ष्म गामक कौशल का विकास लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था में या इसके बाद होता है। 4-5 वर्ष की अवस्था से या 4-5 की अवस्था से बाद सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास होता है। सूक्ष्म गामक कौशल में यह होता है कि बच्चे के सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तु को उठाने हैं, पकड़ने और जांच परख करने की प्रक्रियाओं के साथ साथ खाना पीना, वस्त्र पहनना, लिखना, फेंकना, खिलौनों का प्रयोग करने की क्रिया भी सम्मिलित है। जैसे जैसे बच्चों के हाथ और उंगलियों की क्रियाएं समन्वित और नियंत्रित होने में मैच्योरिटी आ जाती है, वे वस्तुओं को संभालने और जोड़ तोड़ मरोड़ करने में निपुण हो जाता है। 18 से 36 माह की अवधि के दौरान बच्चे अपने हाथों का प्रयोग अधिक कुशलता से कर पाते हैं। वे अब छोटी छोटी वस्तु को बेहतर ढंग से उठा पाते हैं, पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। जब वे कई ऐसे कार्य कर लेते हैं जो कि पहले उनके लिए कठिन होते थे। इसमें यह होता है कि बच्चे अपने आप खाना खा सकते हैं, अपने आप नहा सकते हैं, लिख सकते हैं, चित्रकला बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, छापना है, फेंकना, पकड़ना, खाना पीना, लिखना, चित्रकला, पेंटिंग, छापना आदि। यह सूक्ष्म गामक कौशल है। इसका विकास 4-5 वर्ष की अवस्था के बाद होना शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास के आधार क्या क्या है। तो शारीरिक विकास के आधार हैं शारीरिक तंत्र, शारीरिक स्थिति और शारीरिक आकार एवं शरीर की बनावट और शारीरिक गठन। तो शारीरिक तंत्र में देखते हैं कंकाल तंत्र, कपाल से लेकर पैरों की उंगलियों तक अस्थियों के समुचित और आनुपातिक विकास से संतुलित शारीरिक विकास होता है। प्रारंभिक वर्षों में अस्थियों में वृद्धि और विकास तेज होता है और अस्थियों में दृढ़ता आती है। जबकि इसका शारीरिक तंत्र में भी सेकंड तंत्र है स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र के विकास के साथ बच्चे की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, जो उसके व्यवहार में नवीनता लाती है। मांसपेशियों की संवृद्धि गामक क्षमता में वृद्धि करती है, जिसका सीधा संबंध बच्चे की खेल कूद की गतिविधि से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इनका विकास बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तथा किशोरावस्था में विपरीत लिंगी के प्रति। अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या प्रभाव होता है दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथि ये बच्चे के विकास में व्यवहार में परिवर्तन लाता है तथा किशोरावस्था में अपने विपरीत लिंगी ऑपोजिट लिंगी के प्रति, ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ता है, जो उसमें पूर्व की अवस्था में नहीं होता है। साथ ही बच्चे के शारीरिक अवयवों में परिवर्तन यथा ऊंचाई, भार, शारीरिक अनुपात आदि इसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब शारीरिक स्थिति भी शारीरिक विकास का प्रमुख आधार है। जैसे बच्चे की शारीरिक स्थिति शरीर के आंतरिक क्रियाकलापों पर भी निर्भर करती है। जैसे श्वसन कैसे हो रहा है, ठीक ढंग से हो रहा नहीं, पाचन है, रक्त परिसंचरण है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स हैं, ये शारीरिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। आदि द्वारा संपादित क्रियाकलाप शारीरिक स्थिति को संतुलित बनाए रखते हैं। अब शरीर का आकार व शरीर की बनावट भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित करती है। सामान्य शारीरिक आकार व बनावट का अर्थ है ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन उचित मात्रा में प्रभावित हो रहा है। शारीरिक आकार व बनावट बच्चे की क्षमताओं को प्रभावित करती है। यथा सामान्यतः दुबले पतले बच्चे हष्ट पुष्ट बच्चों से कम सक्षम होते हैं। ये तो शारीरिक विकास में शारीरिक गठन भी एक आधार का काम करता है। एक प्रकार से शारीरिक गठन बच्चे के सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। हम साथियों के बीच सामाजिक स्वीकृति में इसका अहम स्थान है। अपने शारीरिक गठन के आधार पर बच्चे को एक पहचान भी मिलती है। विद्यालय में भी उनके विषय शारीरिक गठन के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार शारीरिक गठन के प्रति संवेदनशीलता व सम्मान को विकसित करना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षकों की ये भूमिका होनी चाहिए। अब है नेक्स्ट टॉपिक अपने कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है पोषण। अब देखो पोषण में क्या क्या होता है कि अपने को कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज तत्व है, ये सभी प्रयुक्त रूप में भोजन में मिलने चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि भोजन में अपेक्षित पोषक तत्वों की कमी एवं अधिकता दोनों ही हानिकारक हैं।
उन्हें संतुलित नहीं कहा जा सकता। इन दोनों ही स्थितियों में बालक के शारीरिक विकास मंद पड़ सकता है। कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। पोषण की कमी के चलते शारीरिक विकास में अब पोषण की भूमिका इस प्रकार है कि पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो बालक कुपोषण का शिकार हो जाता है। असंतुलित आहार के चलते, जिनमें प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरको और मेरस्मस, और विटामिन की कमी से रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, यूरिकेटस, रक्त की कमी, मुंह में छाले हो जाना, ये रोग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो रोल अदा करता है वो आनुवांशिकता है। आनुवांशिकता बच्चे के विकास में गुणसूत्रों से निर्धारित होता है, जिसके कारण वह कई बार आनुवांशिक बीमारियों से, जैसे मानव गुणसूत्रों के व्यवस्थित एवं संख्या में परिवर्तन होने से कई तरह के सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। डाउन सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम के चलते बालक में 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इनमें मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, गर्दन की लंबाई बढ़ जाती है, जीवा मोटी हो जाती है, मुंह खुला रहता है, मंद बुद्धि इत्यादि है। फिर सेकंड है अपने हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस रोग में शरीर पर घाव होने पर थक्का बनने में सामान्य से अधिक समय लगता है, अतः मामूली घाव हो जाने पर भी अत्यधिक मात्रा में रक्त बह जाता है। ये केवल पुरुषों में ही होता है, स्त्रियाँ केवल रोगवाहक होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशाकार कोशिका रक्तहीनता। यह भी रोग आनुवंशिकता का रोग है। नेक्स्ट, अब खेल कूद भी बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बच्चों में शारीरिक विकास में खेल कूद का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जो बच्चे जन्म के पश्चात जितने अधिक क्रियाशील होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ जितना अधिक खेल कूद कसरत करते हैं, उनका शारीरिक विकास उतना ही स्वाभाविक तरीके से जीन्स द्वारा निर्धारित अवस्था में होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्राय भारतीय परिवारों में अधिक खेल कूद करने वाले लड़कियों के प्रति आम राय होती है कि इन्हें अधिक उछल कूद नहीं करनी चाहिए, अधिक समय घर में रहना चाहिए। परंतु ऐसा करते समय परिवार के लोग भूल जाते हैं कि लड़कियों के शारीरिक विकास हेतु भी खेलना कूदना जरूरी है, आवश्यक है। अब नेक्स्ट है जो खेल शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो बीमारियाँ है। बीमारियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, संक्रामक है, असंक्रामक है, जो कि शारीरिक विकास में बाधा का काम करती है। जैसे कई बालकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनके कारण बार बार बीमार पड़ जाते हैं तथा उचित पोषण भी नहीं मिल पाता है, तो वे बीमारी से रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास इससे बहुत ही बाधित होता है। इनमें अब कुछ वायरस जनित रोग हैं, पोलियो है, खसरा, चिकन पॉक्स है। कुछ जीवाणु जनित हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटनस है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है आदि। ये बीमारियां बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा बनती है। अब नेक्स्ट है कि अभिभावक एवं शिक्षक की क्या भूमिका है बच्चे के शारीरिक विकास में। तो इसमें आपके सामने ये पेज प्रस्तुत किया है। समाज के परिवर्तन स्वरूप। आप अभी क्या हो, आप BSTC कर रहे हो, आपको छात्राध्यापक हो, आप एक तरह से आपको ये आपको बताया गया होगा, छात्रा अध्यापक नाम से आपको संबोधित किया जाता है। तो छात्राध्यापक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि आप भावी शिक्षक हो, और भावी शिक्षक होने के नाते आपको ये भी पता होना चाहिए कि बालकों के शारीरिक विकास में आपकी क्या भूमिका है और अध्यापकों की क्या भूमिका, अभिभावकों की भी क्या भूमिका है। तो समाज में परिवर्तनशील स्वरूप में कई ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही है। ऐसे आप में BSTC के एग्ज़ाम में आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप एक अध्यापक के तौर पर बालक के सामाजिक विकास में क्या क्या सहयोग कर सकते हो। बालक को ये बीमारी है, बालक को ये मंदता है, तो आप इसके लिए क्या करोगे। तो इसमें हम बढ़ते हैं, जिसका बच्चों के शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। आधुनिक काल में बच्चे ने अपनी दुनिया घर के 4 दीवार के भीतर कंप्यूटर है, मोबाइल है, TV के आसपास केंद्रित कर ली है। बड़ों का ध्यान न होने के कारण बच्चे न ठीक से पोषण लेते हैं और न खेल कूद और व्यायाम पर ध्यान देते हैं। कई प्रभाव तो इतने घातक होते हैं कि जो बच्चों के जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। अतः अभिभावकों का दायित्व यह है कि बच्चों के घर पर की जाने वाली क्रियाओं का उचित नियोजन कर उन्हें उचित पोषण दे। खेलने, खाने व अध्ययन का समय निर्धारण करें तो बच्चों का शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। बच्चों के संतुलित पोषण के प्रति अभिभावकों को जागरूक रहना चाहिए। जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तब समय समय पर अभिभावकों को शिक्षकों से संपर्क करते रहना चाहिए और विद्यालय गतिविधियों में अपने बच्चों की भागीदारी एवं उनके स्वास्थ्य स्तर के विषय में चर्चा करनी चाहिए।
अब शिक्षक का दायित्व क्या है, तो आप भावी शिक्षक के तौर पर इसे अपने जीवन में अपनाएं। शिक्षक का भी दायित्व है कि बच्चों को खेल कूद एवं व्यायाम एक्सरसाइज के पर्याप्त अवसर प्रदान करें, उनके शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। यदि बच्चे समय पर विद्यालय गतिविधियों में सक्रियता एवं उत्साहपूर्वक भाग नहीं लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके अभिभावकों के साथ परामर्श कर उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए विशेष उपायों को सुझाएं। बच्चों के उचित शारीरिक विकास हेतु शिक्षक बच्चों की आवश्यकता व आयु अनुसार खेलों का आयोजन करा सकते हैं। आज के समय में कई ऐसे खेल बाजारीकरण के कारण आ गए हैं जो बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति तथा आलस्य को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वीडियो गेम के काल्पनिक व आक्रामक खेल जहां बच्चों को वास्तविक खेल से दूर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे बच्चों के परिवेश को भी लिमिटेड कर रहे हैं। एक शिक्षक को इन मुद्दों के प्रति सजग होना चाहिए तथा अपने विद्यार्थियों को भी इसके प्रति जागरूक बनाना चाहिए। शिक्षक अभिभावकों को भी इसके प्रति संवेदनशील बनाए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। माता पिता के जागरूक होने से बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है। स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ भावी पीढ़ी का निर्माण होता है। इस निर्माण के लिए पालक एवं शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। सही समय पर उचित मार्गदर्शन से बच्चे समाज में एवं सम्मानजनक स्थान बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में शिक्षक एवं अभिभावक की अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने अपनी पूर्ण शिद्दत और मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के BSTC से रिलेटेड वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको भावी अध्यापक बनने के लिए तथा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।